Welcome 10th class. How are you? Fine. Well, students, we have learned about the Frederick Sorrew's painting about the nationalism Statue of Liberty. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे कैसे सारी कंट्रीज यूरोप की स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर में कल आप पढ़ चुके हैं द नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो कैसे आइडिया सारी कंट्रीज के बीच में एक इन्फ्लुएंस्ड हुआ और सभी कंट्री जो है नेशनलिज्म पाने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ चली आ रही है। ये पेंटिंग जो इमेजिन की थी फ्रेडरिक सोरियो ने, तो उस पेंटिंग से ही इन्फ्लुएंस होके और जो आगे का पूरा जो नेशनलिज्म की भावनाएं जो है यूरोप में कैसे उभर कर आई और कैसे आइडिया को स्ट्रॉन्गनेस मिली, है ना, क्या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए, क्या एविडेंस थे। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में हम बच्चे स्टार्ट करेंगे, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म की भावना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी देश से हुई, कौन सी कंट्री से हुई। यूरोप की कंट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, जो कि आप बच्चों 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 की क्रांति के बाद में, रिवॉल्यूशन के बाद में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आइडिया वहाँ के लोगों को मिल गया और इसके साथ में फ्रेंच के साथ में सिर्फ फ्रेंच में ही नहीं और अदर कंट्रीज में भी ये आइडिया बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत स्प्रेड हुआ कि नेशनलिज्म, नेशन बनाई जाए सभी कंट्रीज। ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई कि सभी देश जो है रिपब्लिक बने और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, लोगों को अपने फ्रीडम के अनुसार जीने का अधिकार मिले, स्किल के अनुसार उन्हें काम मिले, एजुकेशन का लोन जो है सबको प्राप्त हो, कानून के अनुसार सब लोग पढ़ने के अधिकारी हों। तो ये नेशनलिज्म का आइडिया स्टूडेंट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में यूरोप में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या क्या बदलाव आए स्टूडेंट्स देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई, क्या क्या बदलाव लेके आई यूरोप में। ला पेट्रिया एंड ला सिटियोन जैसे वर्ड्स की जो है उत्पत्ति हुई इस टाइम पे। ला पेट्रिया मीन्स जैसे कि कहते हैं ना मातृभूमि, वैसे ही पितरात्मक भूमि, अपनी जो है जहाँ पर हम रहते हैं, हमें नेशन की भावना, उसके प्रति प्यार, तो ला पेट्रिया नाम के शब्द की उत्पत्ति हुई। ऐसा लोगों में भावनाएं जागी जैसे कि हमारी फादर कंट्री है ना। ला सिटियोन मीन्स राष्ट्रवाद की भावना, सिटियोन मीन्स राष्ट्रवाद। तो इस तरह के शब्द, नए नए शब्द उस टाइम पे बने और जिससे कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना का एक्सप्रेशन उसी टाइम से जो स्टार्टिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हुई यूरोप में नेशनलिज्म की। इसके बाद में ब्रोट न्यू फ्रेंच फ्लैग, फ्रेंच का न्यू फ्लैग बन गया। एक नेशन का जैसे अपना एक फ्लैग होता है, अपने अकॉर्डिंग उसको डिसीजन लेने का राइट होता है, ऐसे ही 1789 के बाद में फ्रेंच का न्यू फ्लैग कंस्ट्रक्ट हो गया एंड फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी नेशनल लैंग्वेज बन गई, राष्ट्र की एक भाषा बन गई। सारे काम उसी में होंगे कि सभी लोग से अच्छे से जुड़ जाएं। कोई जैसे डायलेक्टेड जैसे लैंग्वेजेस हैं, है ना, वो भाषा है, उनको नेग्लेक्ट करके फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली छोटी छोटी जो रियासतों में ताकतें बटी हुई थी। आपको पता है ना कि फ्रांस में 3 स्टेट पे जो सोसाइटी डिवाइडेड थी, वो सब हटा के फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, नोबिलिटीज अलग थे, कॉमन पीपल अलग थे और पुअर का जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, वही वो सब एबोलिश करके नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल असेंबली मिस राजा के ऊपर भी कोई ऐसी 5 दस्ते की असेंबली जो कि राजा के काम पे देखरेख करेगी और लोगों के फायदे के लिए वर्क जो है डिसाइड करेगी, है ना। ये सब चीजें बनाई गई। फिर इसके बाद में नेशनल असेंबली के बाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे डायरेक्टरी वगैरह बनाई गई थी, जिससे कि डेमोक्रेटिक ही जो वो पार्ट था डेमोक्रेसी का ही। इंटरनल कस्टमर ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड मीन्स जो अंदर के जो टैक्स फिक्स किए गए थे, कॉमन पीपल टैक्स देते थे नोबिलिटीज को, लैंडलॉर्ड्स को पीजेंट देते थे, ये सब कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह से सब पीपल फ्री कर दिए गए और बता दिया गया कि भाई डेमोक्रेसी है और सभी लोगों को जो है उनके अर्निंग के अकॉर्डिंग टैक्स देने होंगे, ना कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कोई भी व्यक्ति कि इसको ही टैक्स देना है। ये सब कैंसिल कर दिया गया।
स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म ऑल ओवर द यूरोप। नेशनल, इसके बाद में बच्चों क्या हुआ कि नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में फैलती चली गई। वहां पे एक नेशनलिज्म की भावना केवल फ्रेंच तक ही सीमित नहीं रही, पूरे यूरोप में कहा अरे हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, इसको अपनाओ, और ये ऐसा कुछ वहां पर एडवर्टाइज हुआ। फ्रेंच की जो आर्मी थी उसने तो ऐसे एक अपना बेड़ा ही उठा लिया कि चारों तरफ नेशनलिज्म के भावना का ढिंडोरा पिटने लग गए, है ना, कि भाई नेशनलिज्म बहुत अच्छा है, नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग ही देश में सरकारें होनी चाहिए, और ये आइडिया स्प्रेड कर दिया पूरे यूरोप में, और यूरोप में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म का आइडिया जो है स्प्रेड हो गया। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, थोड़े दिन से वहाँ पे डेमोक्रेसी चली, और इसके बाद नेपोलियन की एंट्री हुई। नेपोलियन जिसने कि थोड़ा बहुत जो कमी थी इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिसीज में, फ्रेंच की जनता खुश थी, सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी कमी थी, जो सरकारों की कमी थी, है ना, राजा थोड़ी बहुत मनमानी करता था, इन सब को एबोलिश करने के लिए, उन्नति करने के लिए एंट्री हुई नेपोलियन की। उसने लोगों में ऐसी भावना का जो है ओतप्रोत कर दी कि वो जैसे कि ईश्वर उतर के आया है उनके लिए, विधाता है, उनकी जो किस्मत का बिल्कुल चमका देगा जैसे आते ही, उसने ऐसा लोगों को बना दिया, अपने बारे में भावनाएं बना दी, है ना। उसने नेपोलियन का राज जो है फिर फ्रांस में 1799 से 1850 तक हुआ, है ना फ्रेंड्स। उसने अपने बारे में लोगों को अपनी तरफ कर लिया, अपने विचारों से प्रभावित कर लिया, और भगवान का भेजे हुए दूत के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लग गया। उसने बाद में डेमोक्रेसी को खत्म करके अपना एक डिक्टेटरशिप वहां पर स्थापित कर दी, लेकिन उस डिक्टेटरशिप में बच्चों बहुत सारी ऐसी कुछ खूबियां थी। उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत मजबूत उसने कर दिया था, जो भी पहले डेमोक्रेसी में कमियां रह गई थी उसने उन सबको क्लियर कर दिया, और सब टैक्स वगैरह में एक फिक्स कर दिया, है ना। सब मेजरमेंट थी जो वेट की थी, और सब जो सीमाओं पर लाइंस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उनको कैंसिल कर दिया। काफी उन्होंने जो नेपोलियन ने काफी फायदा भी किया जनता का, बट उसका जो मेन आइडिया घूम फिर कर डिक्टेटरशिप तक समाप्त हो गया। जो वह आइडिया देता था, जो भी उसके कही हुई बातें होती थी, उसको कोई टाल नहीं सकता था, सिर्फ उसका डिसीजन देश में चलने लग गया, जो कि लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 1799 से 1815 तक उसका जो है राज रहा, जो कि यूरोप उससे ही घिरा रहा, उसके आइडियाज से, उसके फ्रेंच में उसके आइडियाज चलते रहे। इसी तरह से यूरोप की राजनीति भी चलती रही, और 1804 में एक सिविल कोड आया जो कि नेपोलियन कोड के नाम से मशहूर है। वो इसलिए कि नेपोलियन ने ही लागू किया था ये सब। सबसे फर्स्ट उसने एक कानून बनाया, एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, मींस कानून के सामने सब बराबर हैं, है ना। सब लोगों को कानून के सामने बराबर होने का अधिकार दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, सभी लोग प्रॉपर्टी के अपने अधिकार हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट जिसको चाहे प्रॉपर्टी दे। पहले ऐसा चलता था ना, राजा महाराजाओं का शासन चलता था, राजा महाराजा अपनी इच्छा से काम करवाते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी उसने प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराई। फ्यूडल सिस्टम एंड रिफ्रीडम वाज एबॉलिश। फ्यूडल सिस्टम था बच्चों, कस्टम ड्यूटीज वगैरह सब उसने एबॉलिश कर दी। टैक्सेस जो देने पड़ते थे कॉमन पीपल को, वो सब कैंसिल कर दिए। एंड सेल्फडम वर एबॉलिश, मींस जो पीजेंट होते थे गांव के, है ना, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को कर देते थे, चर्च में कर देते थे, टेथ वगैरह जो था प्रसिद्ध था वहां पर, है ना, टेल जो जो देते थे, वो सब उसने कैंसिल कर दिया, और लोगों को एक देश एक, जैसे कि अपना जीएसटी है, एक देश एक टैक्स के का सिस्टम वहां पर लागू कर दिया। ये नहीं है कि कॉमन पीपल है तो जन्म के अधिकार पे उसे ये मिल गया कि उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो पुअर पीपल है उनको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा सब सिस्टम कैंसिल हो गया। तो उसके प्लस पॉइंट है, जिससे जनता उसकी तरफ जो अपने देश का राज्य पूरा उसके हाथों में सौंप दिया। अब देखिए इसके ड्रॉबैक क्या थे। उसकी कुछ कमियां भी थी नेपोलियन की, जो कि लोगों को बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। इंक्रीज टैक्सेस, सभी लोगों पे टैक्सेस इतने ज्यादा इंक्रीज कर दिए कि उनकी आय के अकॉर्डिंग उनको लिए ज्यादा साबित होने लग गए। लोग बाग इनकार करने लग गए टैक्स देने से कि इतना टैक्स वो पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सारा शासन उसी के हाथ में था, तो वो किसी भी तरह से अपना उसको घुमा सकता था, अपने लोगों को, अपने जो गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा दिए, जो कि लोग उससे नाराज हो गए।
सेंसरशिप वर इम्पोज्ड मीन्स उसने ऐसी बंदिशें लगा दी मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, ना मीडिया में कोई प्रचार कर सकता है। कोई भी गलत कानून अगर नजर आता है, जनता उससे नाखुश है तो लेकिन अपनी आवाज नहीं निकाल सकती, मीन्स एक तरह की तानाशाही है ना। इस बात से भी जनता उससे नाराज हो गई, सेंसरशिप से। जैसे कि मीडिया, न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी बातें, कोई साहित्य वगैरह अगर कोई लिखना चाहे उसकी नीतियों के खिलाफ तो वो नहीं लिख सकता था, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, जिससे कि लोग उससे नाराज हो गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ जो था, जो फ्रेंच में के बाद रिवोल्यूशन के बाद में जो डेमोक्रेसी के बाद में जो नेपोलियन का राज स्थापित हुआ, लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज हुए और नेपोलियन के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर हो गए, है ना। फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, और सबसे ज़्यादा जो उसका काम लोगों की भावनाओं के खिलाफ खेलना था कि लोगों को गाँव में जा जाके आर्मी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया, बिकॉज वो चाहता था पूरे यूरोप पे उसका राज हो, है ना। जो भी आसपास के जो भी क्षेत्र थे, क्या करता था नेपोलियन कि उन पे हमला बोल देता था। हमला बोलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी आर्मी में शामिल करता था और उनको जीत के अपने राज्य में अपने राज्य में शामिल कर लेता था, है ना। जिससे कि खून खराबा बढ़ता चला जा रहा था और वहाँ की जो भी जो टैक्सेस वगैरह जो भी लोगों को इनकम थी वो उसको प्राप्त होने लग जाती थी। तो लेकिन लोगों को जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करने के लिए जब वो फोर्स करता था तो इस बात से भी जनता जो फ्रेंच की उससे नाराज हो गई। तो ये उसका शासन जो है बच्चों 1815 तक रहा। उसके बाद लोगों ने उसे एक असेंबली के द्वारा ऑर्डर पास करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। इससे आगे की जो नेशनलिज्म की स्टोरी यूरोप की आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका रिपीटेशन है पूरी 9th क्लास का, इसको आप दोबारा से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में लिख के लर्न करिएगा।